नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 जून 2021 के महत्वपूर्ण न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसके अंतर्गत? दैनिक जागरण पेपर के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सा न्यूज़ हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से, देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आज हमारे लिए है। ठीक है ना। भारत चीन में एलएसी की स्थिति पर बड़ी तलख्खी। भारत चीन के बीच में आप जानते ही हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर पे जो है हमारे चलता रहता है खींचतानी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एलएसी। ठीक है ना। एलएसी किन दो देशों के बीच में है? एलएसी देखते हैं। एलएसी ये देखिए, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के बीच में है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न पार्ट में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के बीच में है? यह है इंडिया और चाइना के बीच में। आपसे पूछा जा सकता है एलएसी किन दो देशों के बीच में है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, ये है इंडिया और चाइना के बीच में। एलओसी किसके बीच में है? एलओसी स्थित है, देखिए ये बॉर्डर वेस्टर्न पार्ट में हम जब देखते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में, ये वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। चलिए हमने मैप के थ्रू इसको समझा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 5 महीने और मुफ्त अनाज वितरण को कैबिनेट ने दी मंजूरी। हाल ही में अभी मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर की, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो लाभार्थी थे उनको 5 केजी अनाज दिया जाता है। ठीक है ना, 5 केजी अनाज दिया जाता है। अब क्या किया सरकार ने, ठीक है ना, कोविड के कारण इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे फ्री अनाज स्टार्ट किए थे, फ्री अनाज देना। अभी क्या किए हैं ये, फिर चौथे चरण में भी इन्होंने क्या कर दिया है कि ये कर दिए हैं कि 5 केजी अनाज फ्री में मिलेगा। पहले जो अनाज लेते हैं उसके तो पैसे लगेंगे, ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का देखेंगे कितने पैसे लगते हैं। पहले जो अनाज लिया करते थे, अभी 5 किलो अनाज प्लस, मतलब समझिए 10 किलो टोटल हो गया, समझिए ऐसे समझिए आप कि अब होगा 10 किलो अनाज मिलेंगे, जिससे 5 किलो अनाज के पैसे लगेंगे, 5 किलो अनाज उनको फ्री में मिलेगा। ये 5 किलो अनाज फ्री कब तक मिलेगा उनको? ये मिलेगा नवंबर तक, नवंबर 2021 तक, जुलाई से नवंबर 2021 तक मिलेगा। किनको मिलेगा? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी है उनको मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलेगा। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोविड के कारण अगर जिनकी स्थिति खराब हो गई है, ठीक है ना, ठीक है, उनको मिलेगा। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ देखिए ये सरकार जो है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण पैकेज, पहले हम समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, बेसिक समझा देते हैं ताकि आपको फिर भविष्य में दिक्कत ना हो। ठीक है, सरकार क्या की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाई थी, एक समझिए एक तरह का ये समझिए होलिस्टिक पैकेज लाई थी। कब लाई थी? मार्च 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो सरकार जो लाई थी मार्च 2020 में लाई थी। ठीक है ना, उसके अंतर्गत 3 स्कीम थे। कौन से स्कीम थे? स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, यानी 3 स्कीम कब लाई थी? मार्च 2020 में। किसके अंतर्गत लाई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत 3 स्कीम थे। अब देख रहे हैं कि 5 किलो जो पैकेज जो उधार उनको मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, किसके अंतर्गत मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहा है। ठीक है ना, ये सरकार क्यों लाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? इसलिए लाई थी कि कोविड की महामारी से जो चुनौतियां थी जो थी ना, उसको निपटने के लिए लाई थी उन्होंने। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे आगे कि हमारे लिए देखते हैं ये जो है ना क्राम पर आपने देखा कि मार्च 2020 में लाई थी। अब इसमें प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान 5 किलो अनुदान दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य हमने देखा पहले ही कि 5 किलो जो है ना अतिरिक्त निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय अभी जो हमने देखा कि 5 किलो अनाज तो पहले मिलते थे, अब 5 किलो अनाज अब फ्री मिलेंगे। टोटल मिलेंगे 10 की जो प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक, इसमें ये था। दूसरा हम पॉइंट ये देखते हैं कि हमारे लिए हो जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि 5 किलो अनाज मिलते हैं। 5 किलो अनाज में चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटे अनाज 1 रुपये किलो मिलता था।
ठीक है ना, मिलता है। ठीक, 5 कितना मिलता है, 5 किलो मिलता था, मतलब मिलता है, अभी भी है। अब मिलेंगे कितने, 10 किलो, 10 किलो मिलेंगे, जिससे 5 किलो फ्री, 5 किलो के पैसे लगेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट है जो ना, जो काफ़ी गरीब है, ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो काफ़ी गरीब है, जिसको अंत्योदय अन्न योजना परिवार बोलते हैं, ठीक, उसको मिलेगा 35 किलो। कितने परिवार पे मिलेगा, ठीक है ना, एक परिवार पे एक महीने में 35 किलो मिलेगा। ठीक, जो अंत्योदय अन्न योजना परिवार के अंतर्गत आते हैं। प्रति व्यक्ति, ठीक, प्रति व्यक्ति है 5 किलो अनाज मिलेंगे, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, 1 रुपये मोटे अनाज मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है कि मतलब कैसे अनाज मिलते हैं। आपको डाल देंगे कि चावल गेहूँ मोटे अनाज क्रमशः 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, 3-2-1 के रेशियो में है, चावल गेहूँ मोटे अनाज। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारे लिए अब नेक्स्ट न्यूज कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 3/4 हिस्सों में मानसून सक्रिय, खरीफ की खेती ने पकड़ा जोर। यहाँ बता रहा है कि मुझे आपको पता है कि मानसून आ चुका है, ठीक है ना, और जो यहाँ बता रहे हैं कि खरीफ की फसलें ने तेजी ले रहे हैं, खरीफ की फसलें की बुआई शुरू हो गई है, और 75% भागों पे भारत के जो है ना मानसून पहुँच चुका है। इसलिए कह रहा है कि 3/4 भागों पे मानसून का जो है ना कवर हो चुका है, 3/4 मानसून पे आ चुके हैं, कवर कर लिया, 75% भागों के इंडिया के कर लिया, और खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो गई है एक, ठीक है ना। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे लिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे लिए खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखिए, खरीफ की फसल को मानसून की फसल भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, खरीफ की फसल को क्या बोलते हैं, मानसून की फसल बोलते हैं, क्योंकि ये में जो है ना मानसून के सीजन में ही उगाए जाते हैं। खरीफ की फसल मानसून की फसल बोलते हैं, ये वर्षा ऋतु में उगाए, स्वाभाविक सी बात है, मानसून के समय है तो वर्षा ही होगी, ठीक है ना, उस समय उगाए जाते हैं। इनका समय क्या है, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर। हम देखते हैं जून में जो है केरल के आसपास में क्या हो जाता है कि मानसून का आगमन हो जाता है, जून के फर्स्ट जून के आसपास में देखिए क्या आगमन हो जाता है। तो यहाँ लिखा है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में जो है ना, जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि फसल कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाता है कि खरीफ की फसलें कौन है, एमसीक्यू में आपको बना सकते हैं कि खरीफ की फसल डाल देंगे, धान, चावल, गेहूं, बाजरा इटीसी करके डाल देंगे, आप बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह करके हमें याद रखना है कौन कौन सी फसल है जो है खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सा है। देखिए, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, ढांचा, मूंग, मूंगफली, लोबिया, ये सब जो है ना महत्वपूर्ण फसल है। इतने फसल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन याद रखिए, धान याद रखिए, बाजरा याद रखिए, मक्का याद रखिए, ज्वार और कपास, ठीक है ना। ये जो 5 पॉइंट है ये याद रखिए। थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से देख लिया तो मूंगफली याद रहेगा, लेकिन आपको 3 तो याद रखिए, धान, मक्का और कपास, ये 3 तो याद नहीं रखिए आप, ठीक है ना। सबको याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है कि मैक्सिमम संभावना बन जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, हमने यहाँ 3 न्यूज़ देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला न्यूज देखते हैं, घर का राशन योजना। अभी जो आप काफ़ी मुद्दे में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी खींचतानी चल रही है। अरे घर घर योजना जो है ना, घर का राशन योजना, वो किसकी है, स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट की। इसमें क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ये प्रावधान की है कि हर स्टेट मतलब वो क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। जिस तरह पिज्ज़ा डिलीवर होता है घर पे होम डिलीवरी करवाते हैं आप ऑनलाइन, ठीक है ना, उसी तरह सरकार इस तरह की योजना लाई है, घर का राशन योजना। उसके अंतर्गत क्या है कि वो राशन को डिलीवर करेंगे घर पे, ऑन द डोर पे इसको डिलीवर किया जाएगा। लेकिन इस योजना को क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करे, अभी बैन लगा दिया है, ठीक है ना। और दूसरा ये तो घर का राशन योजना, दूसरा ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी यह घोषणा की है कि वो अभी नवंबर तक फ्री अनाज देंगे, ठीक है ना। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उस तरह वो भी घोषणा की है दिल्ली सरकार। हमें याद क्या रखना है कि हमें याद रखना घर घर राशन योजना किससे संबंधित है, वो संबंधित है दिल्ली सरकार से। अब चलिए एनएफएसए हमने सेम देखा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वही जो बात कर रहे हैं, लाभार्थियों को मिलेगा 5 kg अनाज फ्री, ठीक, उसी की बात करें। इसमें ये मुद्दा क्या करे कि ये पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फ्री जो अनाज दिए जा रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे देगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देंगी सारे वाहन के लिए, ठीक है ना। सारे वाहनों के लिए, सारे अनाज के लिए जो पैसा देगी वो पूरा का पूरा 100% जो दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया जाएगा, ठीक। कब तक दिया जाएगा, नवंबर तक दिया जाएगा, ठीक है ना। हमने देखा कि 5 kg मिलते हैं प्रति व्यक्ति प्रति माह, मिलेंगे कितना, 5 kg। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो कवर है, पहले से जो कवर लाभार्थी कवर है, उनको तो देखा जाए तो 35 किलो पर फैमिली तो मिल ही रहा है, ठीक है ना।
चलिए इसको हम देख लिया। यहाँ पे एक देखते हैं पेटेंट कानून में ढीले के बगैर नहीं जीती जा सकती कोविड से लड़ाई। ये हमारे लिए एमसीक्यू नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको एक न्यूज़ दे देते हैं ये है क्या। आप जानते हैं विदेश मंत्री हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना, विजय शंकर प्रसाद। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संबोधन किया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें उन्होंने यह एक संबोधन दिया था, उन्होंने एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा था कि पेटेंट कानून में ढीले की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी कोविड का समय है, कोविड के समय में वैक्सीनेशन जो है ना चाहिए, काफ़ी वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है ना। अब वैक्सीनेशन का स्कार्सिटी ना हो इसलिए कह रहे हैं कि पेटेंट पे छूट दी जाए। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा कंपनी ही, ठीक है ना, चुनिंदा कंपनी ही वैक्सीन बना रही है। उन्हें पेटेंट ले रखा है उसके बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वही कंपनी ही बना सकती है, जिसके पास पेटेंट है वही बना सकती है। ये कह रहे हैं कि पेटेंट दे ताकि भारत की जो कंपनी है जिसके पास पेटेंट नहीं है वो भी बना सके, ठीक, ताकि भविष्य में जो है ना वैक्सीन की कमी ना हो, ठीक है ना। इसके लिए बातें कर रहे हैं कि पेटेंट में छूट दी जाए। ये विश्व व्यापार संगठन में इसके लिए बात चल रही है कि पेटेंट में छूट दी जाए। और ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ तो मीटिंग में चली ही रही है विश्व व्यापार संगठन में, इसको लिया जाएगा, मीटिंग में बात की जाएगी कि क्या छूट देना है या नहीं देना है। ये यूरोपीय देशों से भी ये कह रहे हैं कि छूट दिया जाए, पेटेंट में सपोर्ट करे, ताकि यूरोपीय देशों कह रहे हैं सपोर्ट करे ताकि पेटेंट में छूट मिले। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि कच्चे माल की आपूर्ति की हुई भारत को प्रोवाइड किया जाए, कच्चे माल भी भारत को प्रोवाइड किया जाए ताकि जो वैक्सीन बने उसमें भी दिक्कत ना हो। तो पेटेंट में भी छूट मिले और कच्चे माल की सुविधा के लिए भी रियायत दी जाए। तो ये बातें हो रही है यहाँ पे पेटेंट कानून में ढीला के बगैर नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर ढीला नहीं दिया गया तो हम कोविड से जीत नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत लार्ज मात्रा में हमें ज़रूरत है हमें। चलिए तो हम देखते हैं G4 देशों, ठीक है ना। आपको बता दें कि G4 देश ये 4 देशों का एक संगठन है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने समय से डिमांड कर रहे हैं, किसके लिए, रिफॉर्म के लिए। परमानेंट मेंबर आप जानते हैं कि भारत जो है परमानेंट 2 सालों के लिए 2022 तक के लिए इसमें अस्थायी मेंबर के रूप में है। यूनाइटेड नेशन में टोटल जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 + 10 15 मेंबर है टोटल, 5 परमानेंट 10 2 अस्थायी मेंबर 2 सालों के लिए चयनित किए जाते हैं, ठीक है ना। 10 मेंबर जो है 2 सालों के लिए चयनित किए जाते हैं, जिसमें भारत 2022 तक रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपको एक जनरल व्यू हो गया। यह मेन मुद्दा क्या है, G4 देश जो है अभी डिमांड कर रहे हैं फिर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है उसमें भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अगर भारत को बना देंगे तो वो अच्छे हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो 4 देश मांग कर रहे हैं। ऐसा कौन कौन सा देश है G4 देशों में, हमें देखना है कि G4 में वो कौन कौन सा 4 देश है। 4 देश हम देखते हैं, ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, G4 का मेंबर कौन है, ठीक है ना, या G4 में कौन से मेंबर नहीं है। आपको दे देगा ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, एक दे देगा बांग्लादेश, नहीं होगा जापान। तो कौन कौन सा है, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान जो है G4 का मेंबर हैं। G4 में ये मेंबर है। चलिए हम इसको मैप के जरिए देखते हैं। G4 के मेंबर है, क्या कर रहे हैं G4 के मेंबर, देखिए यहाँ मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। G4 में हम देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए G4 में क्या है, ये सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं G4 कंट्री। इसी के लिए बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत है और वहाँ पे और सदस्य बढ़ाने की ज़रूरत है। किसमें, परमानेंट मेंबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ ब्राज़ील, जर्मनी, एक हो गया आपको साउथ अमेरिका से, एक मान लीजिए आप यूरोप से, एशिया से 2 हो गए। एशिया से 2 कौन से कंट्री हो गए, इंडिया और जापान। तो ये 4 कंट्री हैं G4 के मेंबर, ठीक है ना। आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हार्डली देखा है 10-12 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ग्रुप है, ठीक है। उसको आप याद रखें, G4 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे G7 हो गया, G20 हो गया, 8-10 अगर मेंबर सबके याद रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आप खासकर UPSC में सोल्व कर ही लेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और हमारे लिए ग्रुप से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। दुशांबे में SCO है ना, राष्ट्रीय SCO जो है ना उसको क्या बोलते हैं, SCO में मीटिंग हो रहा है, ठीक है ना। SCO में मीटिंग हो रहा है कहाँ में, दुशांबे कहाँ है, वो स्थित है तजाकिस्तान में, ठीक है ना। दुशांबे कहाँ स्थित है, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हम के कौन है अभी, नेशनल अजीत डोवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी इंडिया के कौन है, अजीत डोवाल है। वो जो है ना दुशांबे में SCO का मीटिंग हो रहा है, SCO का मीटिंग दुशांबे में हो रहा है। दुशांबे कहाँ है, तजाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है ना। तजाकिस्तान में दुशांबे
दुशांबे जो है तजाकिस्तान में है स्थित है, ठीक है ना। वहाँ पे एससीओ का मीटिंग हो रहा है। उस मीटिंग में हमारे अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि एससीओ के मेंबर कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, ठीक। हम देखते हैं कि उसमें मेंबर कौन कौन से, इसमें टोटल 8 मेंबर है, ठीक। देखिए यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है, टोटल जो है 8 मेंबर है। 8 मेंबर कौन कौन से हैं देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है रसिया 1, चाइना 2, इंडिया 3, उसके पाकिस्तान भी है। देखिए यहाँ कन्फ्यूज ना हो, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों का ऑप्शन बना के दे सकता है, इंडिया पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद चाइना और रसिया 4 हो गए, ठीक। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। टोटल होगा कितने, टोटल 8 कंट्री हो गए। टोटल जो हमारे हो गए 8 कंट्री संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक। आपको ऑप्शन में दे देंगे अफगानिस्तान, ईरान, ये सब मेंबर नहीं है, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट के ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन उसे परमानेंट मेंबर देखा जाए, परमानेंट बोल सकते हैं मेंबर, तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आपको एक ट्रिक दे देते हैं याद करने का, ठीक है ना। ये ना वो जो है ना तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। क्या आपको याद रखना, जितने भी तान हैं उसमें आप देखें तो तुर्कमेनिस्तान एक मेंबर नहीं है। एक अफगानिस्तान भी आप ले सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इसके मेंबर नहीं है। जब भी तान आ जाए तो सब है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आप उसमें ना लें। ताजिकिस्तान है, ठीक है ना। अब क्या याद रखें, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इसके मेंबर नहीं है, ऐसे याद रखने के लिए 8 कंट्री है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ऑर्गेनाइजेशन तो रट ही ले, ज़्यादा नहीं, बार बार बोल रहे हैं 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये हर का मेंबर रटना थोड़ा कठिन नहीं, बार बार जब रिवीजन करेंगे ना तो ये आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है 8 मेंबर एससीओ के मेंबर। अभी मीटिंग हो रहा है कहाँ है, दुशांबे कहाँ है, दुशांबे कहाँ है, वो है उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हमारे, ठीक है ना। यहाँ देखिए तजाकिस्तान में, दुशांबे जो है कहाँ है, वो तजाकिस्तान में है, ठीक है ना। चलिए एससीओ को देख लिया हमने, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दुशांबे तजाकिस्तान। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, इसको काफ़ी डिटेल में। नावों के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अभी क्या किया गया, पहला सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ पे, ये गंगा गांव में, देखे ना, यहाँ देख रहा है नावों के लिए भी अब क्या होगा। पहले क्या था, पहले सीएनजी पे क्या चलते थे, ऑटो चलते थे। दिल्ली में अब खासकर जो दिल्ली में रहते होंगे तो देखते होंगे कि सीएनजी पे ऑटो चलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी देखने में क्या न्यूज़ में क्या है, नावों के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन। गाँव में नाव संचालन के लिए देश के पहले अस्थायी सीएनजी स्टेशन का स्थापित करने की प्रक्रिया काशी में यह शुरू हो गई है। काशी के नदी के किनारे यह शुरू हो गई है, क्या, सीएनजी स्टेशन बने गए हैं, ठीक है ना। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है ना, कि जब भी हम पेट्रोल जलाते हैं, ठीक है, डीजल जलाते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल निकलते हैं, ठीक। क्या निकलते हैं डीजल से, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल निकलते हैं मेनली, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि सीएनजी से ये सब कुछ नहीं निकलते हैं, सीएनजी इससे बिल्कुल नहीं होता। सीएनजी में ऐसे तत्वों का उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसे तत्वों का, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सीएनजी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल का उत्सर्जन होता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, नहीं होता है। तो यहाँ गलत ना करें आप, ठीक है ना। तो आपको याद रखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सस्पेंडेड पार्टिकल और सल्फर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता उत्सर्जन। चलिए इससे ज़्यादा नहीं कुछ जानना है, ये याद रखना है कि डीजल से ये सब जो होता है, लेकिन सीएनजी से नहीं होता है ऐसा चीज़ें। हाँ, एक जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मायोपिया का हमला। अभी देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कोविड के कारण खासकर देख रहे हैं काफ़ी बच्चे लोग जो है ना मोबाइल, कंप्यूटर पर इत्यादि पे बैठना, जो है ना गैजेट पे बैठना कि समय जो है काफ़ी बढ़ गया है उन लोगों का, ठीक है ना। 8-8 घंटा 9-9 घंटा उसी पे गेम खेलते रहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, आंखों में डिफेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ रही है। तो मायोपिया क्या है, एक तरह का आंखों का जो है ना एक तरह का रोग ही मान सकते हैं, जिसमें अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिखना जो है ना, कुछ दूरी पे दिखना या नज़दीक की दिखना, ये सब चीज़ें समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो मायोपिया एक तरह का
क्या है, आई डिफेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मायोपिया के अंतर्गत क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मायोपिया के अंतर्गत दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, मायोपिया के अंतर्गत दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, ठीक है। दूर वाली वस्तुएं जो है ना, जो नज़दीक वाली वस्तुएं वो जो है नहीं दिखती है। इसमें तो हम देखते हैं इसमें क्या है, मायोपिया के अंतर्गत क्या है, मायोपिया में पास की वस्तुएं, सॉरी, मायोपिया में पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की नहीं, ठीक है ना। मायोपिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि पास की वस्तुएं साफ दिखती है, ठीक है ना, और दूर की वस्तुएं जो है ना, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। मायोपिया अगर जिस बच्चे को हो गया, क्यों हो रहा है, मेनली जो हो रहा है ना, एक तो जेनेटिक भी होता है, और एक होता है कि आप काफ़ी समय तक कंप्यूटर पे, ठीक है ना, मोबाइल पे, ठीक है ना, गेम खेलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं भी हैं, तो है ना, तो इसके लिए जो मायोपिया आपको हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। तो इसमें मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है ना। इनका न्यूज में एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि आप जब भी जब कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या मोबाइल पर वर्क करते हैं तो कुछ सेकंड का गैप दे दिया कीजिए। जैसे 30 सेकंड यहाँ दे रहे हो कि 30 सेकंड का जैसे मोबाइल चला लिए तो 30 सेकंड या 1 मिनट का आंखों का तो एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आंखों का थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए। तो हम यहाँ देखते हैं मायोपिया, और देखिए व्हाट इज मायोपिया को अब हम बोल सकते हैं, मायोपिया को इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, मायोपिया को क्या बोलते हैं, मायोपिया का निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए निकट दृष्टि दोष बोला गया, लेकिन इसके अपोजिट होता है बिल्कुल, ठीक है ना। इसके अपोजिट क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि बोल रहा है यानी निकट, यानी कि निकट नहीं दिखता होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि निकट की वस्तुएं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या होता है, उल्टा हो गया, उल्टा होता है। पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखने में समस्या हो जाती है। निकट दृष्टि दोष आप समझिए, बिल्कुल उल्टा याद करने के लिए कोशिश कीजिए कि निकट दृष्टि दोष बोले यानी समझ जाइए कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है। दोस्त तो बोल रहा है निकट की, लेकिन दिख रही है, साफ की दिखती है निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और उसके लिए उसके सोल्यूशन क्या दिया है, एक तो एक्सरसाइज करते रहिए, एक दूसरा क्यों है कि अगर चाहते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या बोलते हैं, इसे हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, इंग्लिश में नियर साइटेडनेस बोल दीजिए, मायोपिया बोल दीजिए, हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी निकट दृष्टि बोलते हैं। उसे दूर दृष्टि को दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। उसके बाद फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऑल आर सेम है, ठीक है ना, दूर दृष्टि के लिए। इसमें देखिए दूर दृष्टि, फिर इसको अपोजिट चले जाइए। दूर दृष्टि को रहा है कि मतलब दूर दृष्टि से आप शब्द को अगर पकड़िएगा यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखती होंगी, लेकिन उल्टा होता क्या है कि इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस का, इसके प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखें। चलिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे अगले न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। हमने देख लिया था तीन चौथाई हिस्सों में मानसून की सक्रिय आ गई है, ठीक है ना। अब उसमें हमारे लिए क्या है, मानसून सक्रिय हो गया यानी 75% मानसून सक्रिय हो गया है। हमने देखा कि फसल में देखा था, हमने जो खरीफ की फसल देखा था उसमें हमने देखा था धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक, कपास, ये सब देखा था हमने, क्यों था, खरीफ की फसल होती है ये सब, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि एक 2-4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते, कभी भी आंसर लिखने की, मेंस टाइप का आंसर लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ देखना है कि हमारे यहाँ जो है ना दलहन की फसलों के लिए, हम देखते हैं कि दलहन की फसलों के लिए, दलहन की जो फसलें होती हैं, दलहन की फसलों के लिए जो हम क्या करते हैं 90% हम मानसून पे डिपेंड है। 90% समझ रहे, 91% यानी 9% की सिंचाई हम कर पाते हैं, 91% हम जो है ना किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंड है। अगर सपोज कीजिए मानसून अगर गड़बड़ हो गई तो हो गया, तो दलहन तिलहन की खेती तो हमारे यहाँ हो गई। दलहन 91%, यहाँ दिख रहा है तिलहन, ठीक है, दलहन में दाल ले सकते हैं, दाल वाली बात कर रहा है। तिलहन में तेल, जिससे तेल बनता है, ऑयल बनता है, उसकी बातें कर रहे हैं। तिलहन में 81% जो है ना हम मानसून पर डिपेंड है, ठीक है, मानसून पर सिंचाई के लिए, ठीक है ना। और दलहन पे हम कितने 91% सिंचाई है, यानी हम कहा जाए तो 100 एक तरह देखा जाए दोनों को एवरेज मिला के तो लगभग 80% के आसपास हम जो है मानसूने पे डिपेंड है। अगर मानसून गड़बड़ हो गई तो हो गया, फिर तो बोला दलहन तिलहन तो खरीफ तो गड़बड़ाद हो ही होगी, दलहन तिलहन की स्थिति भी हमारे यहाँ खराब हो जाएगी स्थिति, ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे लिए हमने देखा था कि वहाँ सितंबर अक्टूबर में फसल की कटाई होती है। चलिए हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, आगे हमारे लिए कोई न्यूज़ तो नहीं, हाँ चलिए अच्छा है।
आज कोई संभावना की सर्वदलीय बैठक यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको बता दें कि अभी दिल्ली ये जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है ना, 2 यूनियन टेरिटरी में खुद में बांटा गया था। कौन सी यूनियन टेरिटरी में? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। उसके लिए अभी क्या होगा, एक जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है एक 2002 में, 2020 में, विधानसभा चुनाव की बातचीत संभव है फरवरी 2020 में एक परिसीमन आयोग का सरकार ने गठन किया था, ठीक है ना। परिसीमन आयोग का क्या काम होता है? ये सीमा का निर्धारण करती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, तो ये परिसीमन आयोग उस क्षेत्र का डिसाइड करता है, जोग्राफिकल एरिया डिसाइड करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने जोग्राफिकल एरिया होगा। और जोग्राफिकल एरिया डिसाइड कर लेके परिसीमन आयोग मूलतः जनसंख्या को वो लेते हैं, जनसंख्या को कोशिश करते हैं कि समान रहे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है ना। तो हमारे परिसीमन आयोग की जो जस्टिस रंजन प्रकाश की अध्यक्षता में उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्या किया था कि परिसीमन आयोग का गठन किया था। अभी कि ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग को यह दायित्व दिया गया है कि जल्दी से वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करे। अभी जब JNK बन गया है, JNK अभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी टोटल हो जाएंगे 90, ठीक है ना, 90 सीटें वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख को छोड़ कर। लद्दाख में 4 तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगी लद्दाख में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, जिससे क्या होगा कि पहले क्या था, कश्मीर और जम्मू, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू पार्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी अंतर था, ठीक है ना। पहले 37 थे, एक में 47 थे, लेकिन अब बन जाएंगे क्या, अब जब ये परिसीमन आयोग 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगा तो अब 46 बन जाएंगे कश्मीर में और लगभग 44 बन जाएंगे। तो एक तरह देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का इक्वलेशन, समानता हो जाएगी, हार्डली 2 का अंतर होगा। पहले क्या था, पहले लगभग देखा जाए तो 6 और 3 यानी कि 9 के आसपास में अंतर हो जा रहा था। अभी कितना होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंतर होगा किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। इसी कारण काफ़ी मुद्दे भी उठते रहते थे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई होप आपको सिर्फ याद रखना है कि परिसीमन आयोग क्या करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जोग्राफिकल एरिया, मेनली मतलब जोग्राफिकल एरिया ही डिसाइड करता है, बाद में सीटों का भी निर्धारण करता है वो कि कितने सीट होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा है परिसीमन आयोग जो है मेनली यहाँ दिल्ली में जो जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जोग्राफिकल एरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कितने होंगे, 90 होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी अब नए जो बनेंगे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 90 होंगे और लद्दाख में 4 तो हैं ही। चलिए, तो हमने परिसीमन आयोग का, अभी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं परिसीमन आयोग का, ठीक है ना, 2020 में जो किया गया था, जस्टिस रंजन प्रकाश की अध्यक्षता में जो है ना परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। परिसीमन आयोग का हमने देख लिया था। अभी एक चीज़ और देख लें, केंद्र सरकार ने पिछले साल पंचायती राज संविधान 73वें संशोधन से जम्मू एंड कश्मीर को भी लागू कर दिया। पहले था कि 73वें संविधान संशोधन जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन सरकार ने पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा प्रावधान ला दिया कि जब 73वें संविधान संशोधन किसे है, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, तो वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है वहाँ पे। तो हमने क्या देखा, जम्मू एंड कश्मीर 73वें संविधान संशोधन भी एप्लीकेबल है, उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। अब वो जो है सीट का डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। 90 सीट जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वहाँ पर 90 विधानसभा की सीटें होंगी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख में कितने होंगे, 4। चलिए, तो हमने एक ओवरव्यू देखा यहाँ पे, एक नॉलेज आपको दिया। आपको 73वें संविधान संशोधन याद रखना है कि वो अप्लीकेबल है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। पहले नहीं था, लेकिन अब पंचायती राज सिस्टम से। रोहिंग्या हमने देखा, रोहिंग्या कहाँ से संबंधित है, रोहिंग्या म्यांमार से संबंधित है। काफ़ी दिनों से न्यूज में आ रहा है, तो रोहिंग्या आते ही रहते हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि रोहिंग्या किससे संबंधित है, म्यांमार से संबंधित है। चलिए, अब देखते हैं हमारे लिए काफ़ी कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, कूनो नेशनल पार्क में चीते की आहट से चमकेगी श्योपुर की किस्मत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कूनो नेशनल पार्क में चीते की आहट से चमकेगी श्योपुर की किस्मत। कूनो नेशनल पार्क, वैसे याद रखें, श्योपुर कहाँ है, श्योपुर ये जो स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। वहाँ से जो है ना, वहाँ पे जो नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है, देखेंगे अभी मैप के जरिए, वहाँ से चीता जो है ना, चीता को ले आके कूनो नेशनल पार्क में बसाने की बात जो है चल रही थी, उसको जो है परमिशन मिल गया। अब जो चीता वहाँ से लाए जाएंगे और इसमें कूनो नेशनल पार्क में बसाए जाएंगे। इसके जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें देखेंगे कि कूनो नेशनल पार्क से कूनो नदी बहती है, नेशनल पार्क के बीचों बीच से कूनो नेशनल बहती है, और उस नदी में घड़ियाल की संख्या, घड़ियाल जो बहुत मात्रा में रहते हैं कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि चीते को जो है ना काफ़ी 1992 के या 93 के आसपास में, 53 के आसपास में जो है ना, चीते को है ना भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी नामीबिया से चीता लाने की व्यवस्था है। तो एक समरी में भी हम समझते हैं, कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है,
श्योपुर, श्योपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और दूसरा कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी? एक कूनो नदी बहती है, कूनो नदी में जो है घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है ना। चीता जो आएगा, चीता हमारे देश में नहीं पाया जाता है। कब से? तो 1992 में सबसे पहली बार मिला था। उसके बाद से इसको विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था। किसने घोषित किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था। अब जब चीते आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे उसको। चलिए हम देखते हैं अब आगे हमारे लिए कूनो नेशनल पार्क। देखिए नामीबिया से आएगा, यहाँ दिया हुआ है नामीबिया से आएगा। इसमें हमने बात किया श्योपुर जिला कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। सरकार ने 1952 में जो चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। अब देखते हैं मैप के जरिए, ये देखिए, ये जो देखेंगे राजस्थान से जो सटा हुआ इलाका आप देख रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क का राजस्थान से सटा हुआ इलाका देख रहे हैं ये, ओके। ये देखिए राजस्थान सटा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? राजस्थान से सटा हुआ बॉर्डर बनाता है ये, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में श्योपुर जो है राजस्थान से सटा हुआ इलाका बनाता है। देख हम देखेंगे भीमबेटका कहाँ है? रायसेना में। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, अभी आज के वीडियो में देखा होगा। आप नहीं देखें तो जाकर हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, वहाँ भी मैप के थ्रू ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है ना। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, आराम से एकदम अच्छी तरह से समझाया गया। एस के क्लासेस का प्रयास ही है कि वो ट्रेडिशनल प्लस करेंट को इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको एग्जाम में किसी तरह की समस्या नहीं। जितनी भी पढ़ाया जाए, जितना ही करें, कम ही पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। श्योपुर, श्योपुर कहाँ स्थित है? हमने श्योपुर पे थे अभी, ठीक है ना। ये श्योपुर जो है ना मध्य प्रदेश के देखा जाए वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान से बॉर्डर पर आता है। चीता आएगा, चीता कहाँ से आएगा? नामीबिया से आएगा, ठीक है ना। नामीबिया से आएगा कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में। नामीबिया देखिए, नामीबिया कहाँ है? नामीबिया यहाँ है, ठीक है ना। ये अफ्रीकन कंट्री है नामीबिया। चलिए देखिए, ये है अफ्रीकन कंट्री, कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट में है। देखिए ये वेस्टर्न पार्ट में हो गया, अटलांटिक ओशन यहाँ से। अब यहाँ से चल कर जो है इंडियन ओशन को पार करते हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश में चीता आएंगे, ठीक है ना। कूनो नेशनल पार्क में, कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में, ठीक है ना, आएंगे। चलिए तो हमने मैप के जरिए कूनो नेशनल पार्क पे देखा। आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए न्यूज कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। 72 सालों के बाद पार्क में फिर से देखेंगे चीता, यानी 72 साल बाद हम लोग फिर चीते को देखेंगे कूनो नेशनल पार्क में। चाहे आई होप, आई थिंक ये यहाँ पे हमने लगभग हार्डली 1-2 और न्यूज होने चाहिए। चलिए नहीं, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कोविड से बचकर रहें, खुश रहें, धन्यवाद।